Hello students, in this video we'll discuss chapter number 8 India Human Resources. बेटा इस वीडियो में सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन रिसोर्सेज। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन का और हेल्थ का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने में। भाई किसी भी ह्यूमन को आप रिसोर्स कब बोलोगे? जब वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करेगा इंडियन इकोनॉमी में, इंडियन सोसाइटी में। तो ये ह्यूमन रिसोर्स कैसे बनेगा? थ्रू एजुकेशन एंड थ्रू हेल्थ। तो बेटा हम ह्यूमन को रिसोर्स कब कहते हैं? जब वो इंडियन इकोनॉमी के लिए या किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए एसेट की तरह काम करे, संपत्ति की तरह काम करे। आज हमारे पास कोई लैंड है, बिल्डिंग है, कार है, तो वो हमारे लिए यूज़फुल है ना। तो जब कोई ह्यूमन इंडियन इकोनॉमी के लिए या इकोनॉमी के लिए यूज़फुल हो जाता है तो उसे ही हम क्या कहने लग जाते हैं बेटा? ह्यूमन रिसोर्स। वो असेट बने, ना कि लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? दायित्व, है ना। अब कोई बच्चा है, पढ़ ही नहीं रहा है ना, फ्यूचर में जाके भी उसको कोई जॉब नहीं करनी है, कोई काम नहीं करना है, कोई बिजनेस नहीं करना है, तो अल्टीमेटली वो अपनी फैमिली के ऊपर क्या बन जाएगा? बर्डन। तो बर्डन ही क्या है? लाइबिलिटी है। और एसेट मतलब कि जब आप कोई ना कोई ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इकोनॉमी को पॉजिटिव गेन दे रहे हैं। तो ह्यूमन को जब आप रिसोर्स की तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो ये बताते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति इकोनॉमी के लिए एसेट है, ना कि लाइबिलिटी। पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल कब बनती है? जब उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। अब वो इन्वेस्टमेंट किस फॉर्म में होता है? एजुकेशन, ट्रेनिंग, मेडिकल केयर। ठीक है, आप बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन दो, प्रॉपर ट्रेनिंग दो और मेडिकल केयर दो। पहली बात तो आप उसे सारे वैक्सीनेशन दो जिससे वो बीमारी ना पड़े, और कभी बीमार पड़ जाए तो उसे प्रॉपर केयर दो। इनफैक्ट वास्तव में बेटा जो ह्यूमन कैपिटल होती है वो स्टॉक की तरह होती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई मेरे घर तो इसका इतना स्टॉक रखा हुआ है, इतना स्टॉक रखा हुआ है, तो ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल भी स्टॉक की तरह है। ये किसका स्टॉक है बेटा? स्किल का और प्रोडक्टिव नॉलेज का। एक कंट्री के पास कितने स्किल्ड लोग हैं, उनके पास कितना नॉलेज है, यही कंट्री के लिए क्या होता है बेटा? ह्यूमन कैपिटल, है ना। ह्यूमन कैपिटल क्या है? स्टॉक है। किसका स्टॉक है? स्किल और प्रोडक्टिव नॉलेज का, जो उस कंट्री के लोग पजेस करते हैं। मतलब पजेस करने का मतलब होता है होना। अभी आप ऐसा कहते हो ना, पीपल एज रिसोर्स, इसका मतलब है आप कंट्री के वर्किंग पीपल को रेफर कर रहे हो, उनके प्रोडक्टिव स्किल्स की बात कर रहे हो, उनकी एबिलिटीज़ की बात कर रहे हो। ठीक है, तो जब भी आप कहोगे पीपल एज रिसोर्स, इट मीन्स आप कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन को, उनके स्किल्स को, उनकी एबिलिटीज़ को बता रहे हो। बेटा अगर हम इस प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से अपनी पॉपुलेशन को देखें तो ये एस्पेक्ट जो है ये किसकी बात कर रहा है कि भाई आपकी कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो कंट्रीब्यूट कर सकती है, वो इतनी एबल है कि वो कंट्रीब्यूट कर सकती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को क्रिएट करने में। अब एक कोई डॉक्टर होगा, वो भी कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, लॉयर भी कर रहा है, फार्मर भी कर रहा है ना। और वो फैक्ट्रीज़, वो इंडस्ट्रीज़ जिनको चलाने वाले लोग रॉ मटेरियल से बढ़िया बढ़िया फिनिश्ड गुड बना रहे हैं, वो सब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या कर रहे हैं बेटा? कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो जब आप पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव एस्पेक्ट से देखते हैं तो इसका मतलब आप जोर दे रहे हैं उनकी उस एबिलिटी पे जो कहीं ना कहीं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को क्रिएट कर रही है। हमारी कंट्री में जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, हमारे इंडियंस के द्वारा, वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा बेटा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ लेनी है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आपके इंडिया में जितने भी इंडियन कंपनीज़ हैं, इंडियन लोग हैं, वो जितना भी प्रोडक्ट बना रहे हैं वो क्या होगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब जैसे फोर्ड मोटर्स इंडिया में आके प्रोड्यूस कर रही है तो वो हमारे जीएनपी में कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि फोर्ड मोटर्स हमारी अपनी कंपनी नहीं है।
अगर आईफोन इंडिया में बनते हैं, बिकते हैं, तो वो भी हमारे इंडिया के नहीं हैं, तो वो हमारे जीएनपी में काउंट नहीं होगा, वो जीडीपी में काउंट होगा। ठीक है। अब दूसरी बात, बेटा हमारे बहुत सारे इंडियंस भाई सऊदी अरेबिया में, यमन में, ओमान में, यूएसए में काम कर रहे हैं, वो भी वहाँ से अपनी अर्निंग इंडिया को भेजते हैं, तो वो भी किसका पार्ट बनेगी? जीएनपी की। मतलब हमारे ये स्किल्ड लोग हैं जो बड़ी बड़ी आईटी फर्म में, यूरोप में, अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो भी हमारे इंडिया को जो पैसा भेजते हैं वो भी किसका पार्ट है? जीएनपी। क्योंकि हमारे इंडियंस का, हमारे ऑल इन ऑल हमारे इंडियंस द्वारा बनाया गया, किस में काउंट होगा? जीएनपी में। क्लियर है? विद इन अ ईयर, एक साल में हमारे इंडियन टेरिटरी में, आउटसाइड इंडियन टेरिटरी में जो भी हमारे इंडियन द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है वो क्या कहलाएगा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। जैसे दूसरे रिसोर्सेज होते हैं बेटा, पॉपुलेशन भी एक रिसोर्स है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ह्यूमन रिसोर्स। ये तो पॉजिटिव साइड हो गई। कई बार बहुत बड़ी जनसंख्या को हम लोग नेगेटिवली भी देखते हैं, ये सही नहीं है। अगर आपकी कंट्री लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है और वहाँ पर सारे लोग एजुकेटेड हैं, कहीं ना कहीं वो प्रोडक्टिव हैं, एबल हैं, स्किल्ड हैं, तो वो हमारे लिए ह्यूमन रिसोर्स ही होंगे। हमें उन्हें नेगेटिवली नहीं देखना चाहिए कि अरे इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। हम बस छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, यार हमारी कंट्री में फूड की प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन की वजह से एजुकेशन नहीं मिल पा रही, सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं। तो जब हम पॉपुलेशन को इस तरीके से देखते हैं तो क्या हम पॉपुलेशन की नेगेटिव साइड को देख रहे हैं? बेटा जब हम हमारे एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा डेवलप करते हैं, उसे और ज़्यादा एजुकेशन देके और ज़्यादा हेल्दी बनाकर, तो हम क्या कर रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्किल्ड तो होते हैं, पर जब हम उन्हें और बढ़िया प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे दें और ज़्यादा उनकी हेल्थ के ऊपर काम करने लगें, तो हम क्या बना रहे हैं? ह्यूमन कैपिटल। क्लियर है? और बेटा जब हम ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करते हैं तो अल्टीमेटली हम हमारी कंट्री की प्रोडक्टिव पावर को बढ़ा रहे हैं। ठीक है? जैसे हम हमारी फिजिकल कैपिटल को फॉर्म करते हैं, वैसे ही हम हमारी ह्यूमन कैपिटल को भी फॉर्म करते हैं। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ह्यूमन कैपिटल में, एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू, मेडिकल के थ्रू, तो हम देखते हैं कि हमें और ज़्यादा अच्छे रिटर्न मिलते हैं। ठीक है? जैसे हमें फिजिकल कैपिटल में मिलते हैं। जब हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हमारा पैसा बढ़ रहा है, तो शेयर मार्केट से भी हम पैसा कमा सकते हैं। ऐसे ही जब हम हमारे बच्चों को बढ़िया एजुकेशन देते हैं, वो आईआईटीज़ में जाते हैं, आईआईएम्स में जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी सैलरी वगैरह अच्छी होती है ना? तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। कोई बच्चा अपने स्किल्स को डेवलप करके अच्छा बिजनेस करने लगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा अर्न करेगा। इसे आप डायरेक्टली किस फॉर्म में देख सकते हैं? हायर इनकम्स, जैसा मैंने पहले ही कहा, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो आप ज़्यादा कमाएंगे। आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं, बेटर ट्रेंड है, तो ऑब्वियसली बात है आपकी सैलरी ज़्यादा होगी। जब भी आप किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी साइट पे जब एड्स देखते हैं भाई किसी भी पोजीशन के लिए हो, तो हम बोलते हैं ना 5 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस, ट्रेंड। तो जब आप ज़्यादा एजुकेटेड होंगे, बेटरली ट्रेंड होंगे, तो ऑब्वियसली बात है आपको सैलरी ज़्यादा ऑफर की जाएगी। बेटा कहीं ना कहीं आपकी हायर प्रोडक्टिविटी आपकी हेल्थ से भी जुड़ी होती है। आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत टैलेंट है, पर आप हेल्दी ही नहीं है, कभी भी बीमार हो जाते हैं, तो कैसे काम चल पाएगा? तो आपका हेल्दी होना भी ज़रूरी है। इंडियाज़ पॉपुलेशन एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम कुछ नया पढ़ेंगे। अभी तक तो जो पढ़ रहे थे वो एक एक बात बार बार रिपीट की जा रही थी कि भाई ह्यूमन रिसोर्स क्या है, एजुकेशन का क्या रोल है, हेल्थ का क्या रोल है। अब हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं। ठीक है? तो जब हम 2011 के सेंसस को देखते हैं, बेटा सेंसस का मतलब होता है हेड काउंट, जनगणना। हेड काउंट, जनगणना। ठीक है? तो जब हमारी 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में तो बेटा कोरोना था, तो इस टाइम में हमने हेड काउंट या सेंसस किया ही नहीं। तो अभी हम किस पे ही रिलाई करें? 2011 के सेंसस पे। तो जो इंडिया की पॉपुलेशन थी मार्च 2011 के अकॉर्डिंग वो थी 1.21 बिलियन, और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि 1.4 बिलियन तक पहुंच गए हैं। ठीक बेटा अब हम इंडिया के एरिया की बात करेंगे। तो वर्ल्ड का एरिया अगर इतना है तो हमारे इंडिया का एरिया इतू सा है। ठीक है? तो हमारे इंडिया का एरिया कितना है? 2.4%। किस रिस्पेक्ट में? वर्ल्ड एरिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है? और हमारे पास पॉपुलेशन कितनी रिसाइड करती है? तो बेटा 17.5। ठीक है? 70 आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में, अगर वर्ल्ड में
100% पॉपुलेशन है तो 17.5% पॉपुलेशन इंडिया में रहती है। ये डेटा में कुछ डिफरेंसेस हैं, आप अपने टीचर से एक बार कंसल्ट कर लेना। अगर वो इस डेटा के साथ जाती है तो आप भी 16.7 लर्न कर लेना, और अगर वो चेंज करवाती हैं तो चेंज कर लेना। क्लियर है? चलो, तो पूरे वर्ल्ड में अगर 100% पॉपुलेशन रह रही है तो इस 100% का 17% अकेले कहाँ रह रहा है? इंडिया में रह रहा है। 17.5% इंडिया में रह रहा है, और पूरी दुनिया का अगर 100% एरिया है तो इंडिया के पास सिर्फ कितना है? 2.4%। तो इंडिया के पास है 2.4% किसका? टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के टोटल एरिया का सिर्फ 2.4% इंडिया के पास है, पर इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 17.9% है। ये डेटा फिर भी ठीक है ना? इस डेटा के साथ आप जा सकते हो, ये करेक्ट डेटा है। तो अभी मैंने ऊपर 17.5 पढ़ाया, यहाँ पे 17.9 लिखा है, यहाँ पर थोड़ा कम डिफरेंस है, पर बेटा वहाँ तो बहुत वास्ट डिफरेंस है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और बेटा हमारी ये जो पॉपुलेशन है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। पहले चाइना सबसे ज़्यादा था, पर बाद में जब अंदाज़ा लगाया गया तो पता चला कि भाई अब चाइना नहीं, अब सबसे ज़्यादा हम हो गए हैं। और ये कब पता चला बेटा? उस डेटा से जो यूनाइटेड नेशन ने 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने डेटा रिलीज़ किया, जिसके अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन को बताया 142.86 करोड़, ठीक है। अब चाइना हमसे पीछे हो गया है और हम चाइना से आगे हो गए हैं। किस पॉपुलेशन में? इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। बेटा अब जो चाइना है ना वो सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन चुका है दुनिया की। फर्स्ट अब हम आ गए हैं। चाइना की पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 142.57 करोड़, और हमारी कितनी है? 142.86 करोड़। थोड़ा ही अंतर है, पर पहले चाइना फर्स्ट था, अब हम फर्स्ट हो गए हैं। ऑल्दो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो यूएसए की रैंक थर्ड है वर्ल्ड में, पर यहाँ पर फिर भी हम देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन और यूएसए की पॉपुलेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस है। यूनाइटेड नेशंस ने एस्टिमेट लगाया है कि जो दुनिया की जनसंख्या है, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है 1.4% से, और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो कर रही है 1.64% से, जो कि बहुत अलार्मिंग है। बेटा किसी कंट्री की पॉपुलेशन अगर 3 लाख है और वो 2% से भी बढ़ेगी ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमारी पॉपुलेशन कितनी है? करोड़्स में है, ठीक है, 100 करोड़्स में है। वो 100 करोड़ से अगर 1% से भी बढ़ेगा तो भी अलार्मिंग है। तो सोचो ना, हम कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं? 1.64% से बढ़ रहे हैं। अगर हमारे यहाँ कपल एक बच्चा भी पैदा करेगा ना तो भी हम बहुत सारे बच्चों को जन्म दे देंगे, और कहीं पर कोई 3 बच्चा या 4 बच्चा भी पैदा करेगा ना तो उनकी पॉपुलेशन कम ही रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो बेस पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ चुकी है। तो यूनाइटेड नेशंस ने एस्टिमेट लगाया कि भाई वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका एनुअल ग्रोथ रेट 1.4% है, वहीं इंडिया की पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है वो 1.64% है, जो बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग है। इस रेट से बढ़ते रहे तो बहुत सारे रिसोर्सेज की क्राइसिस हमें फेस करनी पड़ेगी। अब हम जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो जो हमारे कंट्री की पॉपुलेशन है बेटा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। आप असम की बात करो, मेघालय मिज़ोरम की बात करो, यूपी बिहार की बात करो, तो यहाँ की पॉपुलेशन में बहुत डिफरेंसेस आपको देखने के मिलेंगे। यूपी बिहार वेस्ट बंगाल ये बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स होंगे, वहीं मेघालय मिज़ोरम त्रिपुरा यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है ही नहीं। अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। उत्तर प्रदेश जो है वो मोस्ट पॉपुलस स्टेट है हमारी कंट्री का। हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस स्टेट में रहती है? उत्तर प्रदेश में रहती है। लगभग 200 मिलियन पीपल उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो ब्राज़ील की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका की एक फुल फ्लेजेड कंट्री है, उस इतनी बड़ी कंट्री की पॉपुलेशन भी हमारी यूपी से कम है। आई बात समझ में? तो हमारी यूपी में ऑलमोस्ट कितने लोग रहते हैं? 200 मिलियन। कितने? 200 मिलियन, जो किससे ज़्यादा है? ब्राज़ील की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, जो कि दुनिया की 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। फर्स्ट है इंडिया, सेकंड है चाइना, थर्ड है आपका यूएसए, फोर्थ और 5th नंबर पे ब्राज़ील आता है। अब आप सोचो, इस ब्राज़ील जिसकी रैंकिंग 5th है उससे ज़्यादा हमारे एक स्टेट की पॉपुलेशन है जिसका नाम है यूपी।
तो बेटा समझ गए कितना भयंकर ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि हमारा एक स्टेट है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश, उसकी पॉपुलेशन है 200 मिलियन, जो ब्राज़ील की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है, ठीक है। और ब्राज़ील वो कंट्री है जो 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री है वर्ल्ड की। पहला है इंडिया, दूसरा है चाइना, तीसरा यूएसए, चौथा इंडोनेशिया और पांचवा ब्राज़ील। ये कंट्री बड़ी भी है और 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भी है, पर हमारा एक स्टेट इससे ज़्यादा पॉपुलेशन को कैरी कर रहा है, सोचो। अगर हम हिमालयन स्टेट सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन सिर्फ 0.5 मिलियन है। मतलब जहाँ पर यूपी की पॉपुलेशन 200 मिलियन है, वहीं पर हिमालयन स्टेट सिक्किम की पॉपुलेशन सिर्फ 0.5 मिलियन है। बेटा ये वो स्टेट्स हैं जो हमारी आधी जनसंख्या को कैरी करते हैं, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। और बाकी 51% ये इस एरिया में रहती हैं, ठीक है। कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5। तो ये 5 स्टेट मिलके हमारी लगभग 50% पॉपुलेशन को कैरी करती हैं। कौन सी स्टेट? यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी। डू रिमेंबर दिस डेटा। बेटा ये जो अनइवन स्पाशियल डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी इंडियन पॉपुलेशन का, ये हमें क्या बताता है कि भाई अभी हमने देखा ना कि किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम है। तो ये आपको एक क्लोज रिलेशनशिप बताता है पॉपुलेशन और फिजिकल सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बीच में, हिस्टोरिकल फैक्टर्स के बीच में। भाई किसी एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा रह रही है तो क्यों, किसी एरिया में पॉपुलेशन कम रह रही है तो क्यों। भाई फिजिकल सोशल फैक्टर्स, हिस्टोरिकल फैक्टर्स कैसे ये इम्पैक्ट करते हैं पॉपुलेशन को। जब हम फिजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं बेटा, तो इसमें आता है क्लाइमेट। अगर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर प्लेन्स हैं, पानी इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? डेंस। तो जब हम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इसको डिटरमाइन करने के लिए जो फैक्टर्स काम करते हैं वो है क्लाइमेट, टेरेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। पानी मिलता रहे, ज़मीन अच्छी हो, क्लाइमेट अच्छा हो, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। बेटा हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो नदर्न इंडियन प्लेन्स हैं, डेल्टाज रीजन है, कोस्टल प्लेन्स हैं, है ना। कोस्टल प्लेन हो, डेल्टाइक रीजन हो या इंडियन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स हो जिसमें पंजाब, हिमालय, यूपी, बिहार आता है, यहाँ पर पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन ज़्यादा रहता है एज़ कंपेयर टू इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, सेंट्रल इंडियन स्टेट्स, हिमालयन स्टेट्स और कुछ नॉर्थ ईस्ट और वेस्टर्न स्टेट्स। वेस्टर्न स्टेट्स जैसे मैं राजस्थान की बात करूं, है ना। ईस्टर्न स्टेट्स में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करेंगे। इंटीरियर सदर्न स्टेट्स यहाँ पर पॉपुलेशन कम है। किसके कंपैरिजन में कम है? नदर्न प्लेन्स के कंपैरिजन में कम है। पर जैसे जैसे हमने डेवलपमेंट किया है इरिगेशन का, सिंचाई का, है ना, जहाँ पर मिनरल अवेलेबल है, एनर्जी रिसोर्सेज हैं। जैसे एनर्जी रिसोर्स कहाँ अवेलेबल है? झारखंड में। डेवलपमेंट इरिगेशन का कहाँ हुआ है? राजस्थान का। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का डेवलपमेंट जब से पेनिनसुलर स्टेट में हुआ है तो यहाँ पर भी हम देखते हैं मॉडरेट टू हाई पॉपुलेशन रिसाइड करने लग गई है। पहले राजस्थान में पानी नहीं था तो पॉपुलेशन कम थी, ठीक है। पर अब जब से हमने देखा है कि झारखंड में मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज आ रहे हैं, राजस्थान में पानी मिलने लगा है, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बढ़िया काम कर रहा है पेनिनसुलर स्टेट्स में, तो यहाँ पर भी पॉपुलेशन ज़्यादा रहने लग गई है। बेटा जब हम सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले तो आएगा सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर में या हिस्टोरिकल फैक्टर में। तो सबसे पहले हम देखेंगे एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, फिर हम देखेंगे ह्यूमन सेटलमेंट के पैटर्न को। भाई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क डेवलप हुआ है कि नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन उस एरिया में है कि नहीं, अर्बनाइजेशन है कि नहीं। ये भी हमने ऑब्जर्व किया है कि वो रीजन्स जो रिवर प्लेन्स में आते हैं, कोस्टल एरियाज़ में आते हैं, इंडिया का जो कोस्टल एरिया है इसको हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। ये यहाँ से हमारी कोस्ट लाइन चालू होती है, पूरा कोस्टल एरिया है। फिर रिवर प्लेन्स की बात करें तो भले वो रिवर गंगा का हो, यमुना का हो या तो गोदावरी का हो, ये जो रिवर प्लेन्स होते हैं यहाँ पर भी ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कोस्टल एरिया में ज़्यादा होती है। यहाँ पर पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ही ज़्यादा रहा है। इवन जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए जैसे कि लैंड, वाटर, ये
भी हमने देखा है कि इनकी क्वालिटी में डिग्रेडेशन आ रहा है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो गई है। तो बेटा सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो नेचुरल रिसोर्सेज की क्वालिटी है वो तो डिग्रेड होगी ही होगी ना, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा हो गया है। इस एरिया में बहुत अर्ली टाइम से ह्यूमन सेटलमेंट्स हैं और डेवलपमेंट होता आया है, तो कहाँ तक ज़मीन अपने आप को बचा के रखेगी, कब तक पानी अपने आप को बचा के रखेगा, इनकी क्वालिटी तो डिग्रेड होगी ही होगी ना। बेटा हम पढ़ेंगे डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है भाई, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। कुछ एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में इतने सारे लोग रह रहे हैं और कुछ एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ इतने से लोग रह रहे हैं, तो डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर कम है। तो डेंसिटी को आप कैसे एक्सप्रेस करते हो, नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया, और ये पर यूनिट एरिया क्या होता है, पर स्क्वायर किलोमीटर। ये आपको मदद करता है ये जानने में कि भाई पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। बेटा ये जो वर्ड स्पाशियल है इसका मीनिंग क्या होता है, लोकल, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रह रहे होंगे, ये जानने में मदद करती है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। So it helps in getting better understanding of a spatial distribution of population in relation to land। भाई कितनी ज़मीन पे कितने लोग रह रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, ये जानने में मदद करती है क्या, पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बेटा जब हम 2011 के डेटा को देखते हैं तो इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो कितनी है, 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। और बेटा अगर हम एशिया की कंट्रीज़ की बात करें तो जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं उसमें से हम भी एक हैं, पहली है बांग्लादेश, दूसरी है इंडिया और तीसरी है जापान। तो एशिया की जो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री हैं उनमें से टॉप 3 में हम हैं, है ना। फर्स्ट है हमारा बांग्लादेश 849, दूसरा है हमारा जापान, दूसरे हैं हम 382 और तीसरा है जापान, याद रखना बेटा। बिहार जो है हमारे इंडिया का एक ऐसा स्टेट है बेटा जहाँ पर हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की। अगर आपसे पूछा जाए कि मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है, 200 मिलियन पॉपुलेशन के साथ यूपी। पर मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स कौन सा है, हाईएस्ट डेंस स्टेट कौन सा है, तो वो है बिहार, जहाँ पर 1102 लोग 1 किलोमीटर में रहते हैं, 1102 पीपल रिसाइडिंग पर स्क्वायर किलोमीटर। वहीं पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर लोएस्ट डेंसिटी है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया में हाईएस्ट डेंसिटी किसी स्टेट में, तो बोलना बिहार कितनी, 1102। लोएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है, तो अरुणाचल प्रदेश कितनी है भाई, 17% पर स्क्वायर किलोमीटर। कहीं एक स्क्वायर किलोमीटर में इतने लोग रह रहे हैं तो कहीं पर सिर्फ 17। देखो कितना डिफरेंस है बेटा। अर्बन रूरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का, उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। हम हमारे वीडियो को ख़त्म करेंगे यहीं पर। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखो।